दोस्तों स्वागत है इलेक्ट्रिकल फूड के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं कंटेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में। ये जो फार्मूले या फिर जो कंटेंट हैं ये विभिन्न बुकों से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, इन सभी जगहों से निकाल करके आपको निचोड़ में दे रहा हूँ। ये वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला पार्ट। शुरू करते हैं पहले पार्ट से। पहले पार्ट में हम देखते हैं कि रोटर ऑफ स्टेपर मोटर हैज़ नो वाइंडिंग, नो कम्यूटेटर एंड नो ब्रशेस। स्टेपर मोटर के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये एक BLDC मोटर की तरह बिहेव करता है। स्टेपर मोटर में न वाइंडिंग होती है, उसके रोटर में न वाइंडिंग होती है, न कम्यूटेटर होता है और न ही ब्रश होता है। इसलिए स्टेपर मोटर का यूज़ हम एक रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट या रोबोटिक कंस्ट्रक्शन में करते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नॉट मेजर्ड बाय सर्कल डायग्राम। दोस्तों सर्कल डायग्राम के बारे में आपको बताता हूँ। सर्कल डायग्राम जनरली इंडक्शन मोटर के लिए खींचा जाता है और सर्कल डायग्राम से हम लोग एफिशिएंसी, मशीन की एफिशिएंसी, इंडक्शन मोटर की स्लिप को ज्ञात करते हैं, पावर फैक्टर को ज्ञात करते हैं। इसके अलावा हम टार्क को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन एकमात्र है फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग सर्कल डायग्राम से मेजर नहीं कर सकते। अगले पॉइंट को हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम बताए हैं नोडल एनालिसिस के बारे में। दोस्तों नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस दो तरीके के हमारे सर्किट सॉल्व करने के मेथड होते हैं, जिसमें से हम नोडल एनालिसिस के बारे में बता रहे हैं। तो नोडल एनालिसिस दोस्तों ये प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों तरह के सर्किट पर उपयोग किया जाते हैं, जबकि हमारा जो केवल मेश एनालिसिस होता है वह ओनली प्लेनर नेटवर्क के लिए होता है। अगले पॉइंट पर हम देखेंगे दोस्तों यूटिलाइजेशन फैक्टर के 3। दोस्तों यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है ये इसका जो ये होता है ये मैक्सिमम डिमांड और जनरेटेड कैपेसिटी का रेशियो होता है। बहुत से एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको मैक्सिमम डिमांड, ये जनरेटेड डिमांड की वैल्यू दे देगा और जनरेटेड कैपेसिटी की वैल्यू देगा, तो आप यहाँ पे यूटिलाइजेशन फैक्टर निकाल सकते हैं। अगले पॉइंट पर हम देख रहे हैं दोस्तों, ये फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड की कंडीशन जाएंगे। जब तो यहाँ पर इंडक्शन मोटर की हम बात कर रहे हैं। इंडक्शन मोटर में जब हम नो लोड से फुल लोड की तरफ जब बढ़ते हैं तो पावर फैक्टर हमारा पहले इंक्रीज करता है और उसके बाद ये डिक्रीज हो जाता है अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचने के बाद। उसी के साथ साथ अगर हम स्लिप की वैल्यू देखते हैं तो स्लिप की वैल्यू नो लोड से फुल लोड पे जाने पे बढ़ती है। यानी नो लोड पे स्लिप की वैल्यू जो होती है वो 0.2 होती है लगभग, और हमारी जो फुल लोड पे स्लिप की वैल्यू होती है वो हमारी लगभग पॉइंट नहीं होता है, ये 0.02 यानी 2% होता है। और हम अगर फुल लोड की कंडीशन देखेंगे तो वो 3 to 4% होता है, यानी 0.03 से 0.04। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पर हम देखेंगे यहाँ पे अर्थ वायर ऑफ कॉपर। अर्थ वायर जो कॉपर का होता है उसका जो एरिया होता है वो 16 mm² होता है। वही अर्थ वायर ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील का हम देखेंगे तो वो 25 mm² के बराबर होता है। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों मल्टी वाइब्रेटर के बारे में हम अगले पॉइंट में टॉपिक किए हैं। 3 तरह के मल्टी वाइब्रेटर हमको बता रहे हैं। एक अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, दूसरा स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है और तीसरा हमारा एक अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, दूसरा मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है और तीसरा हमारा जो है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। दोस्तों अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में हमको अनस्टेबल स्टेट किसी भी स्टेट में मिलता है, यानी अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में केवल अनस्टेबल स्टेट ही मिलता है, जबकि मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में हमें एक स्टेबल स्टेट और एक क्वासी स्टेबल स्टेट मिलता है। जबकि वही बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में हमें कुल 2 स्टेबल स्टेट और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में हमें केवल ही स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मिलता है। दोस्तों अगले पॉइंट पर हम देखेंगे यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी, यानी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का मैंने यहाँ पे आपको फार्मूला लिख के दिया है, जो होता है ½B² म्यू। यहाँ पे बी जो है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है और म्यू हमारा परमिबिलिटी है। दोस्तों अपर हाफ फ्रीक्वेंसी और लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मैंने यहाँ बताया है, डायरेक्ट इस पर दे करके बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपर हाफ फ्रीक्वेंसी पावर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्लस बैंडविड्थ बाई 2। वही लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के केस में यहाँ जो प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाता है। दोस्तों अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी या लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी केस में अगर केवल हम लोग पावर हाफ फ्रीक्वेंसी केस में देखें तो इम्पिडेंस जो होता है वह √2 टाइम्स हो जाता है, वही करंट जो होता है √2 टाइम्स घट जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्युमिनियम जब होता है दोस्तों वो 3 टाइम्स ऑफ कॉपर के बराबर होता है। वहीं अगर रजिस्टिविटी की बात करें तो एल्युमिनियम की जो रजिस्टिविटी होती है वो 1.6 टाइम्स होती है कॉपर के। दोस्तों
ये एयरक्राफ्ट के केस में हम बात करते हैं तो जो बैटरी उसमें लगी होती है वो सिल्वर ऑक्साइड लगी होती है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एयरक्राफ्ट में जो हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं उसके इंस्ट्रूमेंट में, वो सारी जो इंस्ट्रूमेंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 400 हर्ट्ज होती है। ये क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी हायर रेटिंग की फ्रीक्वेंसी अगर हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट में तो उनका साइज हमारा छोटा हो जाता है। दोस्तों अगले पॉइंट पर हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एडिशन के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को जनरली सिंबल पूछ दिया जाता है कि सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। दोस्तों वो सिंबल म्यू होता है। कोफिशिएंट ऑफ एडिशन एक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है रेलवे लाइन के बारे में, यानी कि ट्रैक्शन सिस्टम में हम कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को अगर देखेंगे तो अगर ड्राई रेलवे लाइन है तो उसके लिए लगभग 0.25 आता है। वही अगर दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ एडिशन की वैल्यू अगर फ्रॉगी एरिया में देखा जाए, मतलब कि अगर उससे थोड़ा फॉग आ जाए या फिर थोड़ा गीला पटरी हो जाए तो उस समय ट्रैक्शन रिले की जो पॉइंट वैल्यू होती है वो 0.25 से घट के हमारा लगभग 0.03 से 0.05 यानी उससे कम हो जाती है, 1.5 के आसपास हो जाती है। सो रेंज ऑफ HP ऑफ डीजल लोकोमोटिव के बारे में मैंने यहाँ बताया है। ये 1500 हार्स पावर से 2500 हार्स पावर के बीच में होता है। स्पीड टाइम कर्व दोस्तों पूछ लेता है कि ये किसके किसके बीच में पूछ लेता है ट्रेन के केस में। तो जो स्पीड होता है वो किलोमीटर पर आवर होता है, वहीं अगर हम टाइम को देखते हैं तो वो सेकेंड में होता है, यानी स्पीड टाइम कर्व जो होता है वो किलोमीटर पर आवर और सेकेंड के बीच में खींचा जाता है। दोस्तों अगले पॉइंट पर देखते हैं हम यहाँ पे गुड हीटिंग एलिमेंट। गुड हीटिंग एलिमेंट का जो कैरेक्टर होता है वो हाई रजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट के एलिमेंट उसमें होते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको डेसिपेशन फैक्टर के बारे में, DF यानी डेसिपेशन फैक्टर ऑफ शेयरिंग ब्रिज के बारे में। डेसिपेशन फैक्टर जो होता है शेयरिंग ब्रिज का वो टैन डेल से डिनोट करते हैं। यहाँ पर डेल जो है ये डेसिपेशन एंगल है। दोस्तों रजिस्टेंस के बारे में हम यहाँ पता कर लेंगे। कुल 3 तरीके के रजिस्टेंस यूज किए जाते हैं, लो रजिस्टेंस, मीडियम रजिस्टेंस और हाई रजिस्टेंस। लो रजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो 1 ओम से लेस होती है या फिर बराबर होती है। वही मीडियम रजिस्टेंस की वैल्यू 1 और 100 किलो ओम के बीच में होती है। वहीं अगर हाई रजिस्टेंस की देख लेते हैं तो ये 100 किलो ओम के बराबर या इससे ऊपर होती है। दोस्तों लो रजिस्टेंस को हम लोग केल्विन डबल ब्रिज से मेजर करते हैं, वही मीडियम रजिस्टेंस को हम व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर करते हैं, और देख लें हाई रजिस्टेंस को तो यहाँ मेगा से मेजर करते हैं जो मेगा ओम में आता है। अगले पॉइंट पर हम बता रहे हैं दोस्तों आपको प्रेसीजन और ये एक्यूरेसी के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैं बता रहा हूँ आपको शंट ब्रांच पैरामीटर। शंट ब्रांच पैरामीटर को ही हम लोग मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस भी कहते हैं। दोस्तों शंट ब्रांच पैरामीटर हम लोग नो लोड टेस्ट से किसी मशीन का ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रेसीजन और एक्यूरेसी के बारे में। दोस्तों प्रेसीजन डज नॉट गारंटीज एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेसी को हम बिना प्रेसीजन के मेजर नहीं कर सकते हैं, जबकि हम प्रेसीजन को मेज़र करने के लिए एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ से हम क्लियर एक चीज़ आपको कर दें कि प्रेसीजन मेजर विदाउट एक्यूरेसी बट एक्यूरेसी कांट बी मेजर विदाउट प्रेसीजन। ठीक है दोस्तों अगले पॉइंट पे देख लेते हैं डिफ्लेक्शन फैक्टर के बारे में। डिफ्लेक्शन फैक्टर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेंसिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में डिफ्लेक्शन फैक्टर होता है। दोस्तों सेंसिटिविटी के हम बारे में आपको बता दें तो सेंसिटिविटी का जो फार्मूला होता है वो टार्क बटे वेट भी होता है, और सेंसिटिविटी को हम इन्वर्स वैल्यू ऑफ करंट के रूप में भी मेजर करते हैं। वहीं अगर हम सेंसिटिविटी का फार्मूला देख लें तो वो रजिस्टेंस बाई वोल्टेज के भी बराबर होता है, यानी ओम पर वोल्ट भी होता है। इनकी यूनिट थी दोस्तों ये सब। अब देखते हैं हम यहाँ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी के बारे में, तो ये कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। दोस्तों डमी कॉइल के बारे में जान लेते हैं। ये डीसी मोटर में लगा होता है। डमी कॉइल के जनरली उपयोग हम वेव वाइंडिंग के केस में ही करते हैं दोस्तों। और डमी कॉइल जैसे नाम ही इसका डमी है तो इसका कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, ये केवल इसमें फिजिकली अटैच्ड होता है वो मैकेनिकल बैलेंस के लिए। दोस्तों डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में जान लें तो डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के इनर केज का जो एरिया होता है वह आउटर केज के एरिया से बड़ा होता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डबल स्क्वायरल केज के आउटर केज का रेजिस्टेंस हायर होता है इनर केज की रिस्पेक्ट में। अमाउंट ऑफ कॉपर सेविंग इन ऑटो ट्रांसफार्मर फॉर्मूला जो होता है वह A-1/A- इंटू पावर जो होता है उसका 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। यहाँ पे A- की वैल्यू आप देख रहे हैं वो V1/V2 के बराबर है। जो V1/V2 होगा वो ऑटो ट्रांसफार्मर का होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। दोस्तों पिकअप वैल्यू के बारे में यहाँ पे बताया आपको। पिकअप वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है वो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इंटू CT सेकेंडरी के बराबर होता है। वहीं अगर हम प्लग
सेटिंग की बात कर लें तो प्लग सेटिंग का फार्मूला जो होता है वो टोटल करंट और बाई में हो जाएगा रिलीफ सेटिंग इंटू सिटी सेकेंडरी इंटू रेशियो ऑफ सिटी सेकेंडरी। दोस्तों एक्स बटे आर रेशियो जो होता है सर्वो मोटर के लिए वो लेस होता है, कम होता है किसकी तुलना में, अगर हम अदर यानी इंडक्शन मोटर या फिर किसी और मोटर की तुलना में देखें तो एक्स बटे आर रेशियो की वैल्यू जो होती है सर्वो मोटर के केस में वो कम होती है। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन के केस में देखेंगे तो एस बाई आर रेशियो की जो एक्स बटे आर की जो रेशियो होती है वो मैक्सिमम यानी हाई होती है। दोस्तों BLDC मोटर आर वेल सूटेड फॉर सर्वो मोटर। दोस्तों सर्वो मोटर के केस में BLDC मोटर जो होते हैं वो वेल सूटेबल होते हैं। यहाँ पर मैं कम्यूटेटर पिच का फार्मूला आपको बताया हूँ, कम्यूटेटर पिच बराबर Z प्लस माइनस 2/P। ये वेव बाइंडिंग के केस में Z हमारा नंबर ऑफ कंडक्टर है और P पोल है। रिकवरी, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज और रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज हम सर्किट ब्रेकर में देखते हैं। तो रिकवरी वोल्टेज जो होता है वो आरएमएस वोल्टेज होता है, दो कॉन्टैक्ट के ओपन होने के बाद दिखाता है। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज एक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है जो कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहते हैं इसको है। और रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होता है ये भी एक तरीके का वोल्टेज होता है जो सर्किट ब्रेकर के ओपन होने के बाद आर्क इंस्ट्रप्शन के बाद कॉन्टैक्ट पे नज़र आते हैं या शो होते हैं। LVDT और सर्कुलर पोटेंशियोमीटर। दोस्तों LVDT लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है जो कि लीनियर ट्रांसड्यूसर इसे कहते हैं। अगर हम वहीं एंगुलर ट्रांसड्यूसर के बारे में बात करें तो ये सर्कुलर पोटेंशियोमीटर होता है। दोस्तों स्टेप एंगल का फॉर्मूला मैं बताया हूँ स्टीपर मीटर के केस में, इसे बीटा से डिनोट करते हैं। वो 360/m इंटू NR होता है, जहाँ M नंबर ऑफ स्टेक है और NR जो है वो हमारा उसका रोटर पोल है। दोस्तों ये तो बीटा इक्वल टू 360/m इंटू NR होता है। बीटा की एक और फॉर्मूला होती है नंबर ऑफ स्टेटर पोल माइनस नंबर ऑफ रोटर पोल। अब बाई में हो जाता है स्टेटर पोल इंटू रोटर पोल और इंटू में 360 वहाँ पे आता है। दोस्तों रोटर पिच के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ। रोटर पिच का जो फॉर्मूला है वो 360/NR यानी नंबर ऑफ रोटर पोल के बारे में है। दोस्तों अगले पॉइंट में हम देखेंगे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर को अगर हम लोग वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर को अगर हम वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए हमें दोनों जो फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल होते हैं यानी पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल जो होता है उन दोनों को पहले तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इस दोनों कॉम्बिनेशन को हम पैरेलली लगा देते हैं किसके साथ, लोड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वोल्ट मीटर में कनेक्ट होता है। और इसी की तरह अगर हमको इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर को अगर अमीटर की तरह यूज करना है, दोनों कॉइल को सबसे पहले हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे पहले की तरह, और लेकिन यहाँ पे दोनों इस कॉम्बिनेशन को यानी सीरीज में दोनों कॉइल को कनेक्ट करने के बाद इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, लोड के साथ, वो भी सीरीज में। दोस्तों 3 तरीके की रिजर्व कैपेसिटी है, स्पैनिंग रिजर्व कैपेसिटी, कोल्ड रिजर्व कैपेसिटी और हार्ट रिजर्व कैपेसिटी। इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों स्पैनिंग रिजर्व कैपेसिटी एक ऐसी रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी होती है जो बस से कनेक्ट होती है और रेडी होती है हमेशा लोड के साथ कनेक्ट होने के लिए। जबकि कोल्ड रिजर्व कैपेसिटी के बारे में देख लें तो कोल्ड रिजर्व कैपेसिटी हमारा भी एक रिजनरेटिव कैपेसिटी ये भी है। ये अवेलेबल तो होती है सर्विस के लिए लेकिन ये तुरंत यूज के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती क्योंकि इसका नाम कोल्ड रिजर्व कैपेसिटी है। दोस्तों अंत में हम देखते हैं हॉट रिजर्व कैपेसिटी के बारे में। ये भी एक रीजनरेटिव कैपेसिटी है और ये ऑपरेशनल में तो उपलब्ध होती है लेकिन ये सर्विस के लिए उपयोग में नहीं होती है। इस प्रकार दोस्तों हमने आज देखा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लगभग सभी टॉपिक, सभी चैप्टर को टच करते हुए इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स के बारे में। आगे फिर इसके सेकंड पार्ट में हम लेके आएंगे वीडियो जहां पे डिस्कस करेंगे और सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ये सभी पॉइंट चुनिंदा बुक्स से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निकाल करके आपको दिया जा रहा है। ये एक बार देखें, इन्हें रिवाइज करें और क्वेश्चन का लेवल भी देखें। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन का लेवल है। आगे फिर हम आपको इसके सेकंड पार्ट के वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।